ओके, तो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को क्वेश्चन आई थिंक करवा रही थी मैं आप लोगों को, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, आज भी हमें थोड़ा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन करना है, आगे करना है। उससे पहले ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, लाइक इंटरनल एनर्जी आपको पता ही, एब्सोल्यूट वैल्यू वी कांट डिटरमाइन। तो हमें जो लेना देना होता है वो किससे लेना देना होता है बच्चे? चेंज से लेना देना होता है। तो हम चेंज को कैसे लिख सकते हैं? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिख सकते हैं। यस मैम। ठीक है, चेंज को हम कैसे लिख सकते हैं? यू फाइनल माइनस इनिशियल लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब क्योंकि याद करो, फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस जो आपका इंटरनल एनर्जी होता है वो किसका फंक्शन होता है? टेम्परेचर का फंक्शन होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी बच्चों? कम होगी। यानी कि मैं बोल सकती हूँ इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। ठीक है, अच्छा जी, ओके। अब यहाँ पे इधर देखो, अगर मैं बात करूं, ये सपोज आपके आगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क का मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है, ठीक है। आप बेसिकली क्या करा रहे हो, ये वॉल्यूम V1 है और ये है V2, ठीक है। आप वॉल्यूम V1 से V2 जा रहे हो या V2 से V1 जा रहे हो, आपके पास दो तरीके हैं। तो आप एक तो ये वाला पाथ फॉलो कर रहे हो, 1 वाला, और एक आप ये दूसरा वाला पाथ फॉलो करके V1 से V2 जा रहे हो। आपको पता है दोनों केसेस में क्या होगा? वर्क डन अलग अलग होगा, बिकॉज एरिया अंडर द कर्व गिव्स अस व्हाट? वर्क डन। तो दोनों के केस में, पार्ट 1 और पार्ट 2 के केस में, दोनों के केस में आपका वर्क डन एरिया अंडर द कर्व क्या है? अलग अलग है। यानी कि वर्क डन भी दोनों के लिए अलग अलग होगा। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि वर्क हमारे पास क्या है? पाथ डिपेंडेंट है ना। और अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूं, मान लो वो ए से बी जा रहा है, तो मान लो एक्स जूल है उसकी एनर्जी, वापिस बी टू ए आ रहा है तो एक्स जूल है, तो ओवरऑल क्या होगा? जीरो ही होगा। समझ रहे हो ना? एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ए से बी जा रहे हो तो आपका एक्स जूल है, वापिस आ रहा है बी टू ए, साइन तो माइनस का लगेगा, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो कुछ हुआ ही नहीं ना, जो वैल्यू पहले थी वही वैल्यू बाद में है, तो चेंज तो क्या होगा आपका? जीरो होगा। अब यहाँ पे दिमाग मत लड़ाना, -2x हो जाएगा। समझ रहे हो? समझाने का तरीका है। अगर ए से बी जा रहे हो तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लगी होगी, जब वापिस आ रहे हो तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन डिफरेंट होगा। ठीक है, तो डेल्टा यू आपको पता ही है। फॉर साइक्लिक प्रोसेस अगर मैं लिखूं सब ये वाला, फॉर साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू क्या होगा बच्चों? जीरो होगा। क्या इतनी बात तुम लोगों को समझ में आ गई थी लास्ट टाइम? यस मैम। ठीक है, ग्रेट। उसके बाद हम बात करते हैं वर्क डन। मैम ये भी आपने बता दिया था। देखो मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस कराए थे इसके बेसिस पे। आपको दिख रहा है हर डायग्राम में एरिया अंडर द कर्व अलग अलग है। हर डायग्राम में आपको दिख रहा है अलग अलग तरीके से आप क्या कर रहे हो? वर्क डन करा रहे हो। इसमें आप ये वाला पाथ फॉलो कर रहे हैं, इसमें आप ये वाला करो, इसमें ये करो। तो हर केस में आपका एरिया अंडर द कर्व क्या आएगा? अलग अलग आएगा। यानी कि वी कैन से कि वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन। हाँ या ना? यस मैम। अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ, याद करो मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कराया था, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, करवाया था? यस मैम करवाया। एक मिनट, ये क्या हो गया? मेरा हैंग क्यों हो गया ये? ठीक है, कनिका ज्वाइन कर गई क्या? कनिका, मेरा एक मिनट, कनिका मौर्य ज्वाइन कर गए क्या बेटा? चलो ठीक है। तो मैंने आप लोगों को याद करो बताया था फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। अरे क्या हो रहा है ये? एक तो तुम लोग टाइम पे आया करो भाई। अब अब मेरा गूगल मीट हैंग हो गया कि वो स्टूडेंट को मैं एडमिट भी नहीं कर पा रही हूँ। आ गई कनिका, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, मैंने आपको एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बताया था। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या था?
Q0 था तो डेल्टा U आ गया था W एडियाबेटिक। कोई मुझे बताएगा कि W एडियाबेटिक क्या है, स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है? कैन एनीवन टेल? बताइए। मैम पाथ फंक्शन होगा ना। पाथ फंक्शन होगा W एडियाबेटिक, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्क और हीट आपका क्या होता है। बाकी तो ऐसा बस यूं ही आ जाते हैं क्लास में, मैम ठीक है ना, बस चल रहा है तो चल रहा है, इतना सा भी एफर्ट नहीं लगाते हो सोचने में समझने में, बस ठीक है भाई जो चल रहा है उसको चलने देते हैं, बाय। काम चल जाएगा क्या ऐसे? फिर आप बोलते हो मैम केमिस्ट्री तो बहुत डिफिकल्ट है, हमें समझ में नहीं आ रहा। कैसे आएगी समझ में? जब तुम रिवाइज ही नहीं करके आते हो चीजों को तो कैसे समझ में आएगी? फिर तुम्हारे मार्क्स भी नहीं आएंगे। फिर आप ये एक्सक्यूज मत दिया करो मुझे कि मैम टाइम नहीं था, ये नहीं था, इसलिए हो जाता। वो एक्सक्यूजेस देते हो आप लोग, समझ रहे हो? आप लोग रिवाइज ही नहीं करते हो। जो बच्चा रिवाइज नहीं करता, मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लास में तो आ जाएगा जिस टाइम पढ़ोगे, लेकिन उसको रिवाइज नहीं करोगे तो वो हाथ से निकलता हुआ जाएगा। पता नहीं क्या ही कौन से ख्वाबों में हो अभी आप लोग की, ठीक है मस्ती में हो कि चलो ठीक है 10th से आए हैं, है ना, मस्ती कर लेते हैं, पूरी जिंदगी पड़ी है पढ़ने के लिए, बनते रहेंगे डॉक्टर। और जब 12th में और जब 12th में हो जाओगे ना बेटा, और जब सर पे आएगी 11वीं 12वीं, फिर मुझे मत कहना मैम रोना आ रहा है, मत बोलना ये वाली बात। फिर तुम्हें रिग्रेट होगा काश 11वीं में पढ़ लिया होते। मैंने आप लोगों को बताया था वर्क डन और हीट पाथ डिपेंडेंट होता है, लेकिन यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि W एडियाबेटिक आपका क्या है, स्टेट फंक्शन है। आयशा समझी बेटा? क्यों? क्योंकि इसमें एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में W एडियाबेटिक किसके बराबर आ रहा है? इंटरनल एनर्जी के बराबर। और इंटरनल एनर्जी क्या है हमारा? स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन। ये ध्यान रखना, कोई भी नहीं बताएगा, ये किसी बुक में ही नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमें अंडरस्टैंड, अभी मैं ना बताती तो आप तो गलत ही करके आते। तो इसका मतलब ये आप अच्छे से रिवाइज नहीं कर रहे हो चीजों को। हर हर अगर आप सामने वाले पे डिपेंडेंट रहेंगे ना, वो बच्चा, मैं बोलती हूँ, मैं उस मुंह पे बोलती हूँ, अगर आप सामने वाले पे डिपेंडेंट रहेंगे, सामने वाला बोले तो टीचर पे डिपेंडेंट रहेंगे कि जो कराएगा टीचर कराएगा, हम तो कुछ नहीं करेंगे, वो बच्चा कभी आगे नहीं निकल पाएगा। ये ध्यान रखिए। जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको आप ध्यान से देख रहे हो, उसको आप अच्छे से पढ़ रहे हो, कंसेप्ट को बिल्डअप कर रहे हो बाय डूइंग द लोड्स ऑफ क्वेश्चन, तो आप समझ रहे हो, आप रेस में हो। ऐसे डॉक्टर बन जाते हैं क्या? ऐसे इंजीनियर्स बन जाते हैं? हमारे देश को ऐसे डॉक्टर नहीं चाहिए और ऐसे इंजीनियर नहीं चाहिए जो दूसरों पे डिपेंड करे कि दूसरा वाला बताएगा तो ही हम करेंगे। अगर सामने वाले का कराया वो थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा तो बस छोड़ देंगे पढ़ाई, कुछ नहीं करेंगे, सामने वाले पे ब्लेम लगा देंगे, अरे भाई समझ में नहीं आया, खुद से एफर्ट नहीं मारोगे आप लोग। ये बच्चे नहीं चाहिए, ये बच्चे नहीं चाहिए। पढ़ो, समझो, करो। टॉपर का कभी इंटरव्यू देखना तुम लोग। तो W एडियोबेटिक क्या है आपका? स्टेट फंक्शन है। ये वाला क्वेश्चन करो, पहली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसके मैं एक दो या तीन ही क्वेश्चन कराऊंगी क्योंकि आपका होमवर्क था। मुझे कायदे से तो करवाना भी नहीं चाहिए बट मैं करवा रही हूँ। इसका ऑप्शन सी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, गलती से यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है? तो आप लोग अपना दिमाग लगाएंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एन आइडियल गैस इन अ थर्मली इंसुलेटेड वेसल at internal pressure P1, volume V1 and absolute temperature T1 expand irreversibly against zero external pressure। ये दोनों लाइनें सबको क्लियर हो गई? क्या बोल रहे हैं? आइडियल गैस है, उसका गैस का प्रेशर, अरे हाँ ना तो जवाब दे दो। यस मैम। यस यस मैम। ठीक है, उसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है, इरिवर्सिबली एक्सपेंड हो गया, ठीक है, अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सपेंशन के बाद जो उसका फाइनल प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम V2 एंड टेम्परेचर T2, आपको बताना है ये जो एक्सपेंशन हुआ है उस केस में क्या ऑप्शंस इसके करेक्ट होंगे। आपको ABC करके दिया हुआ है, तो चलो करो, ट्राई करो, सोचो क्या हो सकता है। मैम थर्मली इंसुलेटेड है तो Q जीरो के इक्वल ही आएगा। हम्म हम्म
बढ़िया। और ये तो ठीक है, ए तो ठीक है, डी ऑप्शन को वैसे हटा दो। और बताओ, और क्या पता लग रहा है इससे क्वेश्चन से? पीयूष तू कहता है मैं स्कूल में अच्छा कर रहा हूँ, बट मेरी क्लास में तो तू बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा बेटा, एफर्ट ही नहीं मारता है, फिर कहता है मैम हो नहीं रहा। ट्राई करोगे तो ही होगा ना, बिना ट्राई किए तो आप एक्सक्यूज दे रहे हो टीचर। बताओ क्या समझ में आ रहा है तेरे को बेटा इस क्वेश्चन से, बता मेरे को। डी ऑप्शन। बेटा मैं ऑप्शन नहीं पूछ रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ तेरे को क्वेश्चन से क्या समझ में आ रहा है। ऑप्शन का मैंने 4 डालना है क्या? हाँ, ले मैं बताती हूँ, इसका ऑप्शन सी है, अभी गूगल कर आ जाएगा। बट हाउ, कैसे सी? ए ऑप्शन तो ठीक है, बी और सी क्यों ठीक है? मुझे ये चाहिए जानना है आप लोगों से। बस हवाबाजी में बोल दोगे सी, सी पता पता है नहीं किसके पीछे क्या लॉजिक लग रहा है। जीरो प्रेशर का मतलब क्या हुआ? एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, यही मतलब हुआ। वैक्यूम के अगेंस्ट जो है गैस एक्सपेंड हो रही है, यही तो मतलब है इसका। तो वर्क डन भी जीरो होगा। यस मैम। अगर वर्क डन जीरो है, क्यू जीरो है, तो भैया इंटरनल एनर्जी क्यू प्लस डब्ल्यू वो भी जीरो हो जाएगी। यस और अगर मैम। इंटरनल एनर्जी जीरो होने का मतलब नहीं है उसकी वैल्यू जीरो है, मतलब ये है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर आप प्रोसेस करवा रहे हो, एक्सपेंशन हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, बढ़ घट नहीं रही है वो, ये मतलब है उसका। और इंटरनल एनर्जी क्योंकि टेम्परेचर का फंक्शन होता है, तो टेम्परेचर भी यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि आइसोथर्मल वाली कंडीशन है, टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा। ऑब्वियस ही बात है, वर्क डन तो जीरो है, यानी कि कोई खर्चा हो ही नहीं रहा है। समझ रहे हो कहने का क्या मतलब है? वर्क डन ही जीरो है, वर्क डन जीरो का मतलब नो एक्सपेंशन नो कंप्रेशन, तो इंटरनल एनर्जी का लॉस भी नहीं हो रहा है। और इंटरनल एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो भैया टेम्परेचर भी सेम है, तो यानी कि बी वाली स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट। मैम सी वाली क्यों करेक्ट है? बॉयल्स लॉ पढ़ा था, क्या कहता है? आइसोथर्मल कंडीशन में क्या होता है? पीवी कांस्टेंट होता है, यानी कि P2V2 इज इक्वल टू P1V1। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। समझ में आया क्वेश्चन क्या था? यस मैम। बाकियों को नहीं। हाँ 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 हाँ। मैम ये डायग्राम में वॉल्यूम की वैल्यू अलग, मतलब जैसे कि वहां पे बढ़ा हुआ दिखा रखा है वो डायग्राम में। बड़ा हुआ इसलिए दिखा रखा है क्योंकि एक्सपेंशन हुआ है ना, मतलब अगर मैं थोड़ा सा इसको और तरीके से समझाऊं, देखो बेसिकली पी एक्सटर्नल जीरो होने का मतलब क्या है? कि वैक्यूम के अगेंस्ट हो रहा है, ठीक है? तो मतलब जो गैस बाहर कोई प्रेशर ही नहीं है, मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि वैक्यूम है, कोई एयर नहीं है, तो किसके अगेंस्ट प्रेशर कर, किसके अगेंस्ट वर्क डन कर रही है? किसी के अगेंस्ट नहीं कर रही है, प्रेशर जीरो है, तो अपना वर्क डन भी क्या है? जीरो है, ठीक है? एक्सपेंशन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने आई थिंक ये करवाया भी था आप लोगों को कि जब पी एक्सटर्नल जीरो हो रहा है तो वो अपने आप ही गैस एक्सपेंड हो रही है, ठीक है? लेकिन इस वाले केस से हमें ये देखो ना, ध्यान से देखो, ये जो इसने जीरो एक्सटर्नल प्रेशर दे दिया ना, यहाँ पे कहानी ट्विस्ट हो गई है। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या लगेगा कि वॉल्यूम क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है, मतलब गैस का जो इंटरनल एनर्जी है वो लॉस हो रही होगी, तो आप सोचोगे कि टेम्परेचर भी कम हो रहा होगा, हाँ या ना? लेकिन ध्यान रखना वो टेम्परेचर को मेंटेन करके चल रहा होगा, तभी उसने ये वाली कंडीशन लिखी, अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर। जीरो अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब क्या है? वर्क डन तो हो ही नहीं रहा है, काम तो हो ही नहीं रहा है, गैस एक्सपेंड हो रही है, अपने आप हो रही है, कोई इसको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है उसमें। यस मैम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। वर्क डन कब पॉजिटिव होता है? जब उसको मेहनत करनी पड़ रही होती है, यहाँ तो उसको मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही, यस मैम। ठीक है? इसलिए यहाँ पे ये मैंने लिखा है वर्क डन जीरो है। और अगर वर्क डन जीरो है, क्यू जीरो है, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? क्यू प्लस डब्ल्यू वो भी जीरो हो जाएगा, और डेल्टा यू जीरो तो मतलब टेम्परेचर भी सेम हो रहेगा। बी वाला भी ऑप्शन सी ठीक है और सी वाला ऑप्शन भी ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज ये डायग्राम को देखिए, इसको पकड़ो, ये देखो। अगर वो ये ना देता ना, फिर कुछ और होता, फिर ना हम लिखते T2 इज इक्वल टू T, फिर हम ना बता, फिर हम ये नहीं बोलते कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। बट इसने ये जीरो एक्सटर्नल प्रेशर देके बी ऑप्शन भी क्या कर दिया है? ठीक कर दिया है। क्लियर है? यस मैम।
ठीक है, तो जब ये गैस एक्सपेंड हो रही है, क्योंकि वर्क डन कब होता है बच्चे, वर्क डन खुद सोचो कब होता है, जब आपको मेहनत करनी पड़े, काम तो तभी करते हो ना, लेकिन उसकी भैया मेहनत तो लग ही नहीं रही है, वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपेंशन हो रहा है उसका, बाहर तो कोई क्या बोलते हैं, वैक्यूम में खाली है, कोई गैस ही नहीं है, तो किसके अगेंस्ट प्रेशर कर, किसके अगेंस्ट वर्क डन कर रहा है, कोई है ही नहीं। क्लियर है मेरी बात? तो वर्क डन वो नहीं कर रहा है, वर्क डन इज 0। यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेगा। अमंग द फॉलोइंग द सेट ऑफ पैरामीटर्स दैट रिप्रेजेंट पाथ फंक्शन, आपको बताना है कौन सा पाथ फंक्शन है, दिस इज योर होमवर्क। ये सारे आपके होमवर्क है, आप बस मुझे ये वाला क्वेश्चन करके बताइए, 7th वाला, हो जो सारे के सारे शुरू। वैसे तो कोई बता नहीं रहा है आयशा को छोड़ के, बाकी करो ट्राई। आज सुहानी भी नहीं आई है ना, काफी बच्चे नहीं आए। हम्म, बोलो बोलो। क्या बोला हुआ इसमें, ए गैस अंडरगोस फ्रॉम स्टेट ए टू बी, ठीक है, इस प्रोसेस में जब वो ए से बी गई तो उसने हीट एब्जॉर्ब की कितनी, 5 जूल, और वर्क डन बाय द गैस हुआ 8 जूल। यस नाउ मैम। गैस इज ब्रॉट बैक, फिर वो वापस ए पे आई, बी टू ए, तो इतनी जूल हीट उसने क्या कर दी, बाहर निकाल दी। आपसे बोला है इन दिस रिवर्स प्रोसेस ऑफ बी टू ए क्या सही होगा। पहला केस हम डिस्कस करते हैं बच्चों। पहला केस है कि क्यू कितना एब्जॉर्ब किया उसने, +5 जूल का, ठीक है, और आपका वर्क डन कितना हुआ, -8 जूल, क्योंकि वर्क डन बाय द गैस हो रहा है तो माइनस का साइन आएगा। केस 2 में क्या हो रहा है बच्चों, कि 3 जूल हीट बाहर निकल रही है, यानी कि -3 जूल, हाँ या ना, यही मतलब है। जैसे मान लो ये आपका प्रेशर वॉल्यूम है, ठीक है, पहला तो पाथ ये है, ए टू बी जा रहा है, दूसरा क्या है, वापिस बी टू ए जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, बताओ, सोच के बताओ क्या निकाल सकते हैं। केस 1 से हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा यू। डेल्टा यू निकाल सकते हैं, क्यू प्लस डब्ल्यू होगा, यानी कि +5 -8 -3 जूल। यस मैम। अच्छा ठीक है जी, बहुत बढ़िया, यानी कि ए टू बी में जा रही हूँ तो -3 जूल है, बी टू ए जाऊंगी तो क्या होगा, +3 का हो जाएगा, हाँ या ना, बोलो। यस। तो यहाँ से मैं क्या निकालू, वर्क डन निकालू, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, कितना आएगा डब्ल्यू निकालना, +6 जूल आ रहा होगा, निकाल के देखो एक बार सारे बच्चे, +6 जूल आ रहा होगा। यस मैम, +6 जूल। ओके, तो 6 के आगे पॉजिटिव का क्या मतलब है कि वर्क डन किस पे हो रहा है, सिस्टम पे हो रहा है बाय द सराउंडिंग। यस मैम। यही मतलब है ना कि क्या हो रहा है, वर्क डन, तो ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट, 6 जूल ऑफ वर्क विल बी डन बाय द सराउंडिंग ऑन द गैस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो, मैम अगर सिस्टम वर्क करेगा तो फिर माइनस में लेंगे और सिस्टम पे वर्क होगा तो प्लस पे लेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे सिस्टम पे काम हो रहा है बाय द सराउंडिंग तो पॉजिटिव, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होता, अगर सिस्टम काम कर रही होती सराउंडिंग पे, याद करो वो धक्का मार रही होती, तो वहां पे क्या होता आपका, नेगेटिव। नेगेटिव। ओके। ठीक है, यस मैम। ओके, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में होगा, वैसे मैंने लास्ट टाइम भी, ठीक है, तो आपको ये करना है,
ठीक है, ओके। देखो अगर तुम नहीं पढ़ोगे ना, मैं सच बता रही हूँ, एज अ टीचर मैं एफर्ट ही नहीं करूंगी आप लोगों को पढ़ाने का, मैं सच बता रही हूँ। क्योंकि आप लोग में एक दो बच्चे को, मेरी क्लास में एक आयशा बोलती है, एक सुहानी बोलती है, मैं इन दोनों को अपने पहले वाले बैच में शिफ्ट कर लूंगी 11B02 में। वहां पे बच्चे बहुत बहुत एक्टिव रहते हैं और वहां पे स्ट्रेंथ भी अच्छी है भाई, 22-23 बच्चा आता है मेरे पास उस क्लास में। यहाँ पे बच्चे कम आते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार आते हो, अपनी मर्जी के अनुसार चले जाते हो, टीचर को ग्रुप में मैसेज करना पड़ता है आ जाओ। ये एक, ये बेटा अच्छे मैनर्स में नहीं आता है, ठीक है। और वैसे भी चलो छोड़ो, अब मैं क्या बोलूं। आज जो बेसिकली हम लोगों को बात करनी थी ना बच्चों, वो बात करनी थी हीट पे। तो आज जो हमारा लेक्चर नंबर 4 रहेगा वो पूरा का पूरा किस पे रहेगा, फोकस हमारा हीट पे रहेगा। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया बच्चों, इंटरनल एनर्जी पढ़ लिया, देख लिया स्टेट फंक्शन है, वर्क डन पढ़ लिया, रिवर्सिबल में भी निकाल लिया, इरिवर्सिबल में भी निकाले। याद करो, जब जब लिखा होता है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तब तब हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाते थे, माइनस वी एक्सटर्नल डेल्टा वी, जिसको आप V2 माइनस V1 बोलते हो। यस मैम। ठीक है, अच्छा। जब हम बात करते थे रिवर्सिबल प्रोसेस की, तो उस केस में हम क्या करते थे, -2.303 nRT log V2/V1। V2 आपका फाइनल वॉल्यूम था और V1 आपका इनिशियल वॉल्यूम था, ठीक है। अच्छा, और अगर मान लो प्रेशर की टर्म्स में होगा तो log P1/P2 आ जाएगा। तो ये दो मेजर हमारे जो थे इंपॉर्टेंट वाले फॉर्मूले थे जो हम पढ़ के आए थे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, अगर मान लो आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि कांस्टेंट प्रेशर, बेसिकली इरिवर्सिबल वर्क डन आपसे पूछ रहा है, लेकिन वहां पे आपको वॉल्यूम नहीं दे रखा है, समझ रहे हो, वहां पे मान लो आपको हो सकता है टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हो, तो ध्यान रखना आइडियल गैस इक्वेशन लगा लेना, PV = nRT करके। ठीक है बच्चों, मतलब जैसा क्वेश्चन की डिमांड होगी वैसे आपको निकालना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ के आए, उसके बाद हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के आए कि भैया इंटर सिस्टम की जो एनर्जी है उसको हम दो तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, या तो हम सिस्टम के ऊपर काम करा दे या उसको हीट दे दे। अगर हम ये दोनों काम करा देंगे तो हम सिस्टम की एनर्जी को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। अगर मैं बच्चे इसको ऐसे लिखूं, डेल्टा U माइनस W = Q, आपको पता है, सपोज आप कोई भी प्रोसेस ले लो, मान लो एडियाबेटिक ले रहे हो या आइसोथर्मल ले रहे हो, आइसोकोरिक ले रहे हो, आइसोबैरिक ले रहे हो, सब में अलग अलग वर्क डन है। तो सबके प्रोसेस में अलग अलग, डिफरेंट प्रोसेस के लिए अलग अलग वर्क डन की वैल्यू आएगी और उसके करस्पॉन्डिंग आपकी अलग अलग वैल्यू आएगी हीट की, हाँ या ना। यस मैम। तो अगर अलग अलग वैल्यू आएगी हीट की, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि जो हमारा हीट है वो भी क्या है, हमारा पाथ डिपेंडेंट है। यानी कि डेल्टा U आपका स्टेट फंक्शन है, Q आपका पाथ फंक्शन है, W आपका पाथ फंक्शन है, लेकिन Q + W क्या बच्चों, स्टेट फंक्शन। सुहानी लेट कैसे हो गई आज क्लास में, ठीक है। Q + हाँ बोलो। मैम मैं 2 मिनट लेट गई थी तो आंख लग गई थी इसलिए। हे भगवान, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या मैम ने कराया था, ठीक है। चलिए, आज जो हमारा फोकस है ना वो हीट पे रहेगा बच्चों। आज हमें हीट के बारे में पढ़ना है। पहले तो अपने दिमाग में रखो, हीट क्या आपका पाथ डिपेंडेंट फंक्शन और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये सब आपको पता है, ठीक है। अच्छा, तो आज फर्स्ट हमारा जो शुरू होगा वो होगा हीट कैपेसिटी से। आज की क्लास मुझे यहाँ से शुरू करनी थी, बेसिकली हीट कैपेसिटी। तो बच्चे कुछ डिफरेंट, कुछ अलग अलग डेफिनेशन आएंगी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पे लिखवाऊंगी, एक एक डेफिनेशन लिखवाऊंगी, एक एक डेफिनेशन का मतलब आप लोगों को बताऊंगी, बस आप मेरे साथ लिखते जाइए। तो पहला है हीट कैपेसिटी। मैम ये हीट कैपेसिटी क्या होता है, तो लिखिए इसकी डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। क्या बोला मैंने, अंडर द गिवन प्रोसेस। मान लो कोई भी आपका प्रोसेस है ना, कोई भी प्रोसेस है, सपोज मैं मानू आइसोबेरिक प्रोसेस है,
आपकी गैस बेसिकली क्या है, आपके पास जो गैस है आप चाहते हो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करना चाहते हो, तो उस 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए कितनी आपको हीट देनी पड़ेगी, वही क्या होती है बच्चों, हीट कैपेसिटी। Amount of heat required to raise the temperature through 1 degree Celsius under the given process, वही क्या होगी आपकी हीट कैपेसिटी होगी। जैसे फील लेते हैं थोड़ा, जैसे हीट कैपेसिटी को मैं कैपिटल सी से डिनोट कर रही हूँ, राइट, तो यहाँ पे क्या होगा Q by डेल्टा T, amount of heat required to raise the temperature through 1 degree Celsius under the given process, उसको हम बोलेंगे हीट कैपेसिटी। यानी कि हर प्रोसेस के लिए अलग अलग हीट होगी और उसके करस्पॉन्डिंग अलग अलग हीट कैपेसिटी की क्या होगी, वैल्यू होगी, यही तो मतलब है इसका। और अगर मुझे मान लो इसकी यूनिट बतानी हो तो हीट को आपको पता है जूल है, हीट भी एनर्जी की फॉर्म है, और टेम्परेचर को आप सेल्सियस में ले लो या केल्विन में ले लो, जनरली इसमें हम सेल्सियस में लिखते हैं, तो दिस इज योर हीट कैपेसिटी। एक आपका होता है, ये मैं हटा रही हूँ, मेरे को ना थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, इसको मैं थोड़ा सा छोटू लिख देती हूँ ऐसे करके। उसके बाद आता है बच्चे नेक्स्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैम ये क्या होता है, लिखो, ये होता है अमाउंट ऑफ, आपको मैं एक छोटी छोटी चीजें बताऊंगी, यहां से क्वेश्चन बनने वाला है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर किसका, ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस, अरे स्पेलिंग क्या लिख रही हूँ, गलत लिख रही हूँ, थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस बच्चों अंडर द गिवन प्रोसेस। मतलब स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ, मैंने स्पेसिफाई कर दिया, अब मैंने गैस का मास स्पेसिफाई कर दिया कि भैया 1 ग्राम है, उसके लिए आपको बताने कितनी हीट चाहिए होगी टू रेज द टेम्परेचर, उस 1 ग्राम का कितना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, उसको हम बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको कैसे करेंगे, Q by M डेल्टा T। इसको जनरली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मैं स्मॉल c से लिखती हूँ बच्चों, स्मॉल c, ताकि आप लोग डिफरेंशिएट कर पाए। समझे कि नहीं समझे, इसकी यूनिट क्या होगी बच्चे, जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। शाबाश। अब एक होती है मोलर हीट कैपेसिटी, आपको यही पढ़नी है। हाँ बेटा, मैम जूल तो केजी में मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, और ग्राम में। आवाज ही नहीं आई, मुस्कान क्या बोला बेटा। मैम मैं कह रही थी मैम जूल की यूनिट तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना, और फिर यूनिट नीचे ग्राम में। जूल की जूल इसके बराबर होता है, यूनिट नहीं Yes, होती है, ma'am. जूल इसके बराबर वही। होता है। हाँ Yes, बिल्कुल ma'am. होता है, बिल्कुल होता अब है। तो नीचे ग्राम, मैम यूनिट चेंज नहीं करनी पड़ेगी। नहीं क्यों, नहीं 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 नहीं, वो आपको क्वेश्चन बताएंगे, मतलब जो आपका क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम यूनिट देखेंगे मुस्कान, ठीक है। अभी मैं ये भूल जाओ, ये बहुत कम काम में आता है, ठीक है, इसको याद रखो कि जूल के बराबर ये होता है। ये हम तब काम में लेते हैं जब क्वेश्चन की डिमांड ऐसी हो, जब मुझे केजी में या किसी में आंसर रिपोर्ट करना हो। बट अभी जो इसकी यूनिट होगी, आप कोई न्यूमेरिकल थोड़ी ना कर रहे हो जो आपको यूनिट चेंज करनी है बेटा, इसकी जूल होगी। मैं 1 ग्राम के लिए बात कर रही हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, जूल पर ग्राम पर डिग्री से। वो तो हम देख लेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर क्वेश्चन बोलता है कि यूनिट चेंज करो हम कर देंगे, नहीं तो पड़े रहने देंगे, सिंपल, ठीक है। उसके बाद आता है मोलर हीट कैपेसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में है, जिसको आपके स्कूल वाले पढ़ाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन भी हम लिख दें, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 mole of substance थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। बोलो सही है कि नहीं है, क्योंकि मोलर का मतलब क्या हो रहा है, मोलर का मतलब क्या है, 1 मोल की बात कर रही हूँ, यही तो मतलब है। इसकी इसकी क्या होगा,
इसको मैं दिखा रही हूँ बच्चे कैपिटल CM से दिखा रही हूँ, यहाँ पे आपको पता लग जाए कि ये मैं मोलर हीट कैपेसिटी की बात करूँ तो ये क्या हुआ Q by N डेल्टा T, amount of heat required to raise a temperature of 1 mole of substance to 1 degree Celsius, वो आपकी मोलर हीट कैपेसिटी है। अब मुझे ये बताओ, आपके पास तीन चीजें हैं, हीट कैपेसिटी है, आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या मैं एक काम करती हूँ इसको ऐसे लिख लेती हूँ, एक आपके पास कैपिटल C है, एक स्मॉल c है, और एक आपके पास CM है। मुझे ये बताओ तीनों के बारे में बताओ कि कौन आपका एक्सटेंसिव है और कौन आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, बताओ कौन आपका एक्सटेंसिव है कौन आपका इंटेंसिव है बच्चे। मैम हीट कैपेसिटी तो हमारी एक्सटेंसिव है। वेरी गुड, और स्पेसिफिक और मोलर? मोलर भी स्पेसिफिक और मोलर तो इंटेंसिव हो जाएगी। इंटेंसिव हो जाएगी। जब मैं कुछ स्पेसिफाई कर दूं, मैंने याद करो बताया था कि अगर किसी के आगे स्पेसिफिक या मोलर लिख के आ जाए तो दिमाग नहीं दौड़ाना, इंटेंसिव लिख के आ जाए, ठीक है? ठीक है, मत पढ़ो तुम लोग, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। ओके, अब बच्चे हम क्या करते हैं, इधर देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, या ऐसे लिखती हूँ मैं थोड़ा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मैं देखती हूँ एट कांस्टेंट प्रेशर पे, अगर मैं देखूं क्या होगी आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और अगर मैं देखूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगी। तो मुझे बताओ, फॉर्मूला में अभी आपको क्या बता के आई हूँ, C इज इक्वल टू Q बाय M डेल्टा T। तो अगर मैं बात करूं कांस्टेंट प्रेशर की, तो C को मैं रिप्लेस कर दूं, स्मॉल c को मैं रिप्लेस कर दूं स्मॉल Cp से, ताकि इसका मतलब आपको पता लगे कि मैम बात कर रही है एट कांस्टेंट प्रेशर पे, और Q को मैं रिप्लेस कर दूं QP से M डेल्टा T। ऐसे ही बच्चे मैं यहाँ पे स्मॉल CV ले लूं QV बाय M डेल्टा T, बोलो हाँ या ना। और यही CP CV के बारे में आज हमारी पूरी क्लास चलने वाली, हाँ या ना? मैम आपने डिस्प्लेस कैसे किया ये दोनों फॉर्मूले? बेटा क्योंकि मैं बात किसकी कर रही हूँ योगेश्वरी, कांस्टेंट प्रेशर की कर रही हूँ, तो कांस्टेंट प्रेशर में मैं C को किससे रिप्लेस करूँ, CP से रिप्लेस करूँ, ताकि आपको जब आपके सामने लिखा है ना CP तो आप समझ जाओ वो क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर तुम्हारे सामने लिखा आ जाए CV तो आपको समझ में आ जाए वो क्या लिखना जा रहा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक को मैं लिखती हूँ स्मॉल CP और स्मॉल CP से, लेकिन अब देखो बच्चे गलती कहाँ करते हैं, ऐसे ही बच्चे मोलर हीट कैपेसिटी को मैं क्या लिखूंगी, मोलर हीट कैपेसिटी में भी दो चीजें होंगी, एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बच्चों हाँ या ना? yes, तो इसमें मैं क्या लिखूंगी, इसको मैं कैपिटल से दिखाती हूँ, तो यहाँ पे मैं CPM लिख दूं QP बाय N डेल्टा T, क्योंकि 1 मोल के लिए यहाँ पे लिख दूं कैपिटल CVM QV बाय N डेल्टा T। अब बच्चे कहाँ फंसते हैं, वो यही फंसते, उनको यही नहीं पता कि ये स्मॉल CP कैपिटल CP है क्या। तो बच्चों ध्यान रखना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग चीज है, मोलर हीट कैपेसिटी अलग चीज है। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू है, सपोज स्मॉल, जिसको मैं स्मॉल CV से दिखा रही थी, वो x जूल है। मैं आपको बोल रही हूँ कि 1 मोल ऑक्सीजन गैस के लिए कैपिटल CV की वैल्यू बता दो, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑफ 32x होगा। बोलो, इतना मैथ्स तो एक्सपेक्ट कर सकते हो ना तुमसे। जब 1 ग्राम के लिए x था और 1 मोल O2 में कितना होता है 32 ग्राम, तो 32 ग्राम के लिए कितना होगा 32x होगा। तो बेटा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्मॉल CV और कैपिटल CV। ये आपको मोलर हीट कैपेसिटी बता रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो आपको मोलर हीट कैपेसिटी सॉरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बता रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ रहे हो? तो मैम हमें किस भी बात करनी है, आपको जो बात करनी है वो आपको बात करनी है मोलर हीट कैपेसिटी की, और आपके जो क्वेश्चंस आते हैं नीट में, JEE में या स्कूल में, वो मोलर हीट कैपेसिटी पे ही आते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? yes मैम।
ठीक है, इसलिए आप लोगों को बच्चों ध्यान रखना है। चलिए मैम, इतनी बात तो हुई, थोड़ा सा आगे बढ़े। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, चलिए। ओके, तो मुझे एक बात बताना, अगर मैं सिंपल हीट कैपेसिटी का यहाँ पे फॉर्मूला लिख लूं, Q बाय डेल्टा टी, सिंपल, इसको हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू देखते हैं हम अलग अलग प्रोसेस के लिए। मैम पेपर में आएगा क्या? देखो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। देखो पहला प्रोसेस है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। मुझे अब एक बात बताओ, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तुम्हारा टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जीरो मत बोलना, जीरो मत बोलना। चेंज इन टेम्परेचर जीरो का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, समझ रहे हो? तो यानी कि अगर मैं बोलूं Q बाय जीरो, 1 बाय जीरो आपको पता है इनफाइनाइट होता है, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी? मतलब बेसिकली हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। अगर मैं बात करूं मान लो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, तो उसके लिए क्या होता है मैम? Q इज इक्वल टू जीरो, तो C क्या हो जाएगा अपना? जीरो। यानी कि हीट कैपेसिटी की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर सकती है? जीरो से इंफिनिटी के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा प्रोसेस ले रहे हो। गेटिंग माई पॉइंट? आइसोथर्मल ले रहे हो, एडियाबेटिक ले रहे हो, कौन सा प्रोसेस ले रहे हो वो डिपेंड करता है। आइसोकोरिक ले रहे हो, आइसोबैरिक ले रहे हो, सी की वैल्यू जीरो से इन्फिनिट की तरह, मतलब जीरो से इनफाइनाइट के बीच में आएगी। क्लियर हो? अगर मैं बोलूं, मान लो मैं बोलूं आपको फॉर आइसोबैरिक, आइसोबैरिक के लिए हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी? मैम कुछ नहीं करो, हीट कैपेसिटी को सीपी से आप रिप्लेस कर देते हो। और आइसोकोरिक के केस में क्या करते हो आप? समझ रहे हो सारे बच्चे? कैपिटल सी को आप सीवी से करते हो, ये भी मैंने करके दिखाया आपको, है ना? यस मैम। सो सिंपल। आगे चले, इतना सबको क्लियर हुआ? अगर यहाँ तक डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए, नहीं तो मैं आगे चलूंगी बेटा। चले आगे, चलिए। ओके, तो अभी तक हमने जो मेजर फॉर्मूला किया है, मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रही हूँ बच्चे। एक तो हमने किया मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, QP बाय N डेल्टा टी। एक हमने किया बच्चे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यू विच इज QV बाय N डेल्टा टी, है ना? अभी तक ये दोनों किए मेजर। आप ये भी बोल सकते हो QP इज इक्वल टू CPM डेल्टा टी, रीअरेंज भी कर सकते हो, ठीक है? तो फॉर आप देखोगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। QP पूछा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। अगर मान लो हीट कैपेसिटी ही पूछा है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो ये लगा के आ जाएगा, ठीक है? चलो, अब हमें ये पता है बच्चे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या होता है बच्चे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? बताइए। एनर्जी कैन नीदर बी एक सेकेंड आयशा, पीयूष मेरे को फॉर्मूला बता फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। क्लास में है पीयूष? यस मैम। हाँ, फॉर्मूला बताओ। बहुत बढ़िया बात है। अभी मैंने क्लास के स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया और तुम लोग बता ही नहीं पा रहे हो मुझे। बहुत बढ़िया जा रहे हो भाई, बहुत बढ़िया, तरक्की करोगे बहुत ज्यादा, ऐसे ही हाल रहा तो। ऑनलाइन क्लास लेते हो, फ्री में कोचिंग मिल रही है, तो आप लोग क्या सीरियस नहीं हो क्या? आपको क्या लगता है मैं ऑनलाइन डांट नहीं मार सकती क्या? बल्कि थप्पड़ से ज्यादा मेरे डांट ज्यादा लगती है बच्चों को। डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, यही है? सोच लो इसको, यही है, ठीक है? ओके, जनरली बेटा अब हमारी जो आने वाली 1-2 क्लासेस होंगी वो हमारी बेसिकली होंगी, मैं बार बार आपको बोलूंगी, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब भी हम इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे करेंगे। एंथैल्पी भी पढ़ाऊंगी आपको, कल वाली क्लास है ना, हमारी कल क्लास है, उसमें मैं कांस्टेंट प्रेशर की बात करूंगी। तो बच्चे एक बात बताओ, अगर मैं आइसोकोरिक प्रोसेस ले, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, इंटरनल एनर्जी का आपको फॉर्मूला बताने वाली हूँ एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए आपको पता है वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा। जो आपने पिस्टन है वो क्या लिया हुआ है? रिजिड लिया हुआ है बेसिकली, ना वो कंप्रेस कर रहा है ना वो एक्सपेंड कर रहा है, वॉल्यूम नहीं होगा।
तो वर्क डन भी क्या होगा, 0 होगा, हाँ ये ना। तो डेल्टा यू के बराबर आ जाएगा, क्यू के बराबर। और इसको मैं क्या क्यू वी लिख सकती हूँ क्या बच्चों? क्या मैं इसको क्यू वी लिख सकती हूँ? क्योंकि मैं बात कर रही हूँ एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अब क्यू वी की वैल्यू क्या है मैम, यहां से उठा लो, एन सी वी एम डेल्टा टी, हाँ या ना? दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला, एन सी वी एम डेल्टा टी। एन क्या है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स। लिखो अपनी नोटबुक में, मैं नहीं लिखूंगी, लिखो। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। सीवीएम क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, जिसको आप T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं ना। अब मैम ये किसके लिए, कौन से प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है? फॉर एनी प्रोसेस। कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा क्यों किसी भी प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है? क्योंकि आइसोबैरिक लो, आइसोकोरिक लो, एडियाबैटिक लो, आइसोथर्मल, कोई भी प्रोसेस लो, हमें पता है इंटरनल एनर्जी में तो चेंज होता ही नहीं है साइक्लिक प्रोसेस के लिए। याद करो, आप कोई भी प्रोसेस लो, इंटरनल एनर्जी तो स्टेट फंक्शन है ना, वो तो अपना फाइनल और इनिशियल उस पर डिपेंड करेगी। तो आपका कोई भी प्रोसेस हो आप ले सकते हो, NCVM डेल्टा टी, ये फॉर्मूला लगेगा। यस ठीक है, चलो इतनी बात आई होप कि क्लियर हो गई होगी आप। ठीक है जी, ओके, इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, लिख Yes, लो ma'am. NCVM T2 माइनस T1। चलो जी, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया है। ठीक है, क्या क्या पढ़ाया मैंने अभी तक? हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, राइट? सीपी, कैपिटल सीपी और कैपिटल उसमें क्या डिफरेंस है स्मॉल सीपी में, वो बताया है ना। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा वो बताया है। फर्स्ट लॉ की हेल्प से, ये तो हमेशा याद रखना है आप लोगों को, इसके बिना काम नहीं चलेगा। फर्स्ट लॉ की हेल्प से हमने क्या निकाल लिया? डेल्टा यू का फॉर्मूला निकाल लिया। अब बच्चे हमारा जो सेकंड काम है आज की क्लास का, वो है वर्क डन निकालना। याद करो, वर्क डन तो मैम हर किसी में निकाल के आए, आइसोथर्मल में भी निकाल के आए, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ऐसे ही हम एडियाबैटिक में भी निकालेंगे। एडियाबैटिक की तो बात हो रही है ना यहाँ पे, देखो ना, मैंने अभी नहीं बताया क्या? ठीक है, अभी बता देती हूँ। जो आज की क्लास का मेन एजेंडा है वो है वर्क डन निकालना इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस आपके सिलेबस में दो ही चीजें, आइसोथर्मल के केस में निकालो और एडियाबैटिक के केस में निकालो। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है जो मैं करवाने वाली हूँ। आर यू रेडी? Yes, ma'am. ठीक है, ओके, चलो अब मुझे ये बताओ, अब बता दे पीयूष, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या फॉर्मूला होता है, क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है? Ma'am, delta U is equal to Q plus W. यही है। अब क्योंकि मैम आप एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहे हो तो क्यू तो 0 होता है फॉर एडियाबैटिक, यानी कि डब्ल्यू डेल्टा यू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एडियाबैटिक, हाँ या ना? यस मैम। Yes, ma'am. ओके मैम, इतना बहुत बढ़िया। मैम अभी आप एक हमें फॉर्मूला बता के आए हो, NCVM डेल्टा टी। मैम एक आपने हमें फॉर्मूला पहले भी बताया था, याद करो क्या था वो फॉर्मूला? NF/2 R डेल्टा टी। याद करो, F क्या था यहाँ पे? डिग्री ऑफ फ्रीडम था, याद करो। Yes, ma'am. अगर Yes, मैं ma'am. इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं, क्या मेरी यहाँ पे CDM की वैल्यू आ गई? F/2R। बताइए, आ गई क्या? Yes, ma'am. अरे ये तो सेम है ना, N डेल्टा टी तो सेम है, तो CDM की वैल्यू क्या आएगी अगर दोनों को कंपेयर करोगे? तो F/2R, वेयर F इज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर मान लो मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं और मोनोएटॉमिक गैस है तो उसमें सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होगा, है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम F क्या आएगा? 3 आएगा। अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं और डायटोमिक गैस है तो उसमें ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल आएगा। गेटिंग ना? अभी हम दोबारा रिवाइज भी करेंगे, वो टेंशन मत लो। ठीक है, तो मैम चलो इतनी बात तो आपने ठीक कर दी, एक ये फॉर्मूला निकल के आ गया हमारे पास। अब मैम आपने कहा कि डेल्टा यू डब्ल्यू एडियाबैटिक के बराबर है, तो डब्ल्यू एडियाबैटिक क्या मैं ये लिख दूं? इधर देखना ध्यान से, NF/2 R T2 माइनस T1, बोलो। और इस N को मैं क्या करना चाहती हूँ? अंदर लेके जाना चाहती हूँ इस तरीके से, बोलो हाँ या ना?
बोलो, नहीं लिख सकती क्या ऐसे? यस मैम, समझ आ गई। अरे डेल्टा यू डब्ल्यू एडियाबैटिक के बराबर है ना, तो डेल्टा यू की जो वैल्यू है वो डब्ल्यू एडियाबैटिक की तो होगी वही। यस मैम। अरे भाई साहब तुम क्या करते हो? ठीक है, अब हमें पता है पीवी क्या होता है, एनआरटी होता है, तो मैं इसको ऐसे रिप्लेस कर सकती हूँ। ध्यान से देखना, डब्ल्यू एडियाबैटिक इज व्हाट, F/2 P2V2 माइनस P1V1। बताओ, डेरिवेशन करा रही हूँ, आपके स्कूल में आएगी ये 2 नंबर की, पहले बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहती हूँ। ध्यान से देखना, P2V2 माइनस P1V1 मैं नीचे लेके चली जाती हूँ, F/2 को 2/F लिख दूं। और मैं क्या करना चाहती हूँ, यहाँ पे +1 और -1 करना चाहती हूँ। क्या इससे मेरे इस वाले फॉर्मूले पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? जो मैंने काम किया अभी, ये जो मैंने रीअरेंजमेंट किया है, क्या इससे मेरे फॉर्मूले पे जो ये इक्वेशन आई है, फॉर्मूला आया है, उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? वो मैम नहीं पड़ेगा। मैथ्स में कर सकते हैं ना +1 -1? बताओ यस मैम। भाई, अब मैं तुम्हें मैथ्स तो नहीं सिखाऊंगी, 10th में पढ़ के आई हो सारे के सारे। कर सकती हो या नहीं कर सकती बता दो, एक स्टूडेंट बोल रहा है बस। यस मैम। ओके, चलो इतना काम भी हो गया मैम। अब बच्चे इसको क्या है, इसको हम लिखते हैं W एडियाबैटिक इज P2V2 माइनस P1V1 गामा -1, गामा -1। दिस इज योर फॉर्मूला। लिखो इसको जल्दी, फिर मैं बताती हूँ क्या किया मैंने। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। इरिवर्सिबल में ये फॉर्मूला लगा के आ गए ना, चाटा लग जाएगा तुम लोगों को। हाँ योगेश्वरी। मैम वो बीच में नेटवर्क इशू हो गया था, इसलिए मैम ये जो फॉर्मूला आया मैम रेड पेन से जो आपने लिखा मैम समझ में नहीं आया। बेटा मैंने कुछ नहीं किया, 2/F+1 को गामा लिख दिया। अब तुम्हारे दिमाग में घूम रहा होगा मैम ये गामा क्या है, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? मैम ये गामा क्या है? चलो इसको देखते हैं। गामा क्या है बच्चे तुम्हारा? गामा है एडियाबैटिक कोफिशिएंट। क्या है बच्चों? एडियाबैटिक कोफिशिएंट है। और गामा की वैल्यू क्या है? 2/F+1। अब पता चल गया क्या है। मैंने इस वैल्यू को रिप्लेस कर दिया किससे बच्चों? गामा से। हाँ या ना? क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ क्या, वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक पीवी, इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ क्या? देखना एक बार, पीवी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मैम ये तो ना थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है मैम, ये तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जैसा लग रहा है। उसमें क्या था, पीवी की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो उस केस में जो वर्क डन मैं निकाल रही थी वो क्या निकाल रही थी? P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाय गामा -1 निकाल रही थी, या सॉरी n-1 करके निकाल रही थी। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डिराइव किया है। यहाँ पे क्या आ जाता है बच्चों? गामा आ जाता है। और गामा क्या है, अभी गामा पे बहुत सारी चर्चा होगी, टेंशन मत लो। एडियाबैटिक कोफिशिएंट, गामा क्या होता है? एडियाबैटिक कोफिशिएंट। और हर गैस के लिए, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, नॉन लीनियर, सबके लिए गामा की वैल्यू अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि हर किसी के लिए अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, और डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हर गैस के लिए अलग अलग होंगे, मोनो के लिए अलग, डाई के अलग, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका एडियाबैटिक कोफिशिएंट भी क्या होगा बच्चे? अलग होगा। अब एक काम करो, आपको पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, सिंस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, बोलो तो P को मैं ये लिख दूं, देखना इधर, nRT/V इंटू V गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बोलो, अब nR भी कॉन्स्टेंट है, और इसको मैं ऐसे लिख दूं T इंटू V गामा -1 कॉन्स्टेंट, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट था, मैं उसको साइड में लेके मैंने ये लिख दिया। बोलो हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, सिंपल मैथ्स है, नथिंग एल्स। तो अब आपको ना ये दोनों चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि न्यूमेरिकल फंसाएगा इसमें एग्जामिनर। ध्यान रखना बच्चों, पीवी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और टीवी गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आप ये दोनों चीजें कब लोगे? जब बात करी गई हो एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में। ध्यान रखना, जो टेम्परेचर आप, ध्यान से सुन लो, जो टेम्परेचर आप एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में निकालते हो, इरिवर्सिबल प्रोसेस में वो किसी अलग तरीके से निकालता है। सेम तरीके से मत निकाल के आ जाना, काटा लग जाएगा। कहने का मतलब है
जो टेम्परेचर आप एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस से निकालते हो वो एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस में अलग तरीके से निकलता है। समझे कि नहीं समझे? यस मैम। ठीक है, तो यानी कि आज बहुत सारा बता दिया, बहुत सारे फॉर्मूले हो गए। आपको दो ये ध्यान रखना है, पीवी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और ये, ठीक है। ओके, इसको कैसे ध्यान रखना है? एक ये ध्यान रखना है एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के। अब मैम ये कब कब लगाएंगे? अगर मान लो आपके पास न्यूमेरिकल ऐसा आता है जिसमें आपको फाइनल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम दे रखा हो, गामा की वैल्यू हो, तो ये फॉर्मूला लगा दो, है ना? ये लगा दोगे? बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, अगर मान लो उसने ये बोल रखा हो कि भैया आपके पास एक तो P1 की वैल्यू है, P1 की वैल्यू है, आपके पास V2 की भी वैल्यू है, P2 की निकाल दो, और गामा दे रखा हो, तो इसको यूज करोगे। ऐसे ही अगर टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन, वो कहेगा आपके पास T1 है, V1 है, V2 है, T2 नहीं है, तो कौन सा निकालोगे? फिर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। आइए ना, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन की वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, वर्क डन पूछना चाह रहा है, प्रेशर वॉल्यूम के बीच में रिश्ता जानना चाहता है, टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच में रिश्ता जानना चाहता है, किसमें जानना चाहता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे आप? अपना फॉर्मूला लगाओगे। क्लियर है बच्चों? इसको याद करने का तरीका बताऊं अगर भूल जाओगे तो? मेरी टीचर ने करवाया था एमएससी में, पानी वाली गैंग कांस्टेंट है, याद करने के लिए अपनी नोटबुक में लिख लो, टेंट वाली गैंग में एक कांस्टेंट है। समझाने का तरीका है, पानी वाली गैंग कांस्टेंट है, टेंट वाली गैंग में एक कांस्टेंट है, मतलब आपको याद रहे 1 से -1। ठीक है, चलिए ओके, इतनी चीजें हो गई बच्चों। चलो अभी हम क्या करेंगे, ये वही है जो मैंने आप लोगों को कराया था, ये देखो आ गया। अब थोड़ी गामा की चर्चा कर लें, बहुत सिंपल है। देखो बच्चे, अलग अलग गैस के लिए गामा की वैल्यू देखो अलग अलग आई हुई है। कैन यू ऑब्जर्व दैट? क्यों आई हुई है? क्योंकि हर किसी के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग है। मोनोएटॉमिक के केस में आपको पता है सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होता है, इसलिए 3 आया है यहाँ पे। डायएटॉमिक के केस में ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल होता है, इन केस ऑफ रूम टेम्परेचर, इसलिए 5 आया है। पॉलीएटॉमिक लीनियर के केस में भी सेम होता है, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के केस में रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल के लिए 3+3 होता है। तो अगर आप एफ की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगी? अलग अलग गामा की वैल्यू मिलेगी। मैं तो कहती हूँ इसको लर्न कर डालो, फायदे में रहोगे, एग्जाम में निकालने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन आ गया एडियाबैटिक से, गामा जो है, गामा पिक्चर में तभी आता है जब आप एडियाबैटिक की बात करते हो। गेटिंग माय पॉइंट? गामा की बात आप तभी करते हो जब आप एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हो। तो मोनोएटॉमिक के केस में 1.67, डायएटॉमिक में 1.4, पॉलीएटॉमिक में 1.33। जैसे जैसे एटोमिसिटी बढ़ रही है, या मैं बोलूं जैसे जैसे गैस मोनोएटॉमिक से डायएटॉमिक से पॉलीएटॉमिक जा रहा है, गामा की वैल्यू देखो कम 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 होती जा रही है। गेटिंग माय पॉइंट? या यू कैन आल्सो से मैम जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ रहा है तो वैसे वैसे गामा की वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि एफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ठीक है, ओके। एक बार ये देखो, ये स्लाइड, एक मिनट रुको, हाँ ये देखो, ये याद आ रहा है कुछ ऐसा मैंने पहले बताया था? याद करो, अभी आई थिंक पहले वाली क्लास में कराया था। ठीक है, आपको पता ही है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने आता है। वाइब्रेशनल कैसे निकालोगे? ट्रांसलेशनल और रोटेशनल में से माइनस कर दो। और ध्यान रखना वाइब्रेशनल का जो कंट्रीब्यूशन होता है, याद करो, जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस 2v होता है, ट्वाइस कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, चलो इस ग्राफ को समझते हैं, बहुत सिंपल है। आप अगर मैं नहीं भी समझाऊंगी तब भी आप कर लोगे। बेसिकली इसमें क्या है बेटा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाया गया है CO के लिए, विच इज योर डायटोमिक गैस। ठीक है, अच्छा अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखना एक बार। जब आपका टेम्परेचर कम है, आपको पता है जब लो टेम्परेचर होता है तो सिर्फ हम उसमें क्या काउंट करते हैं बच्चे? ट्रांसलेशनल मोशन। तो CVM क्या होता है? याद रखो, CV क्या था? F/2R था। तो लो टेम्परेचर के केस में सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होता है, तो F क्या होगा? 3 होगा। तो यहाँ पे देखो 3R/2, सिर्फ ग्राफ को देखना है आपको, कुछ नहीं। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल, यहाँ पे आ गया 5R/2। जैसे ही आप वाइब्रेशनल वाला भी काउंट कर दोगे तो 7R/2। क्यों? क्योंकि हमें पता है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस 2v, तो इसके लिए निकाल लो आप।
इसके लिए ट्रांसलेशनल क्या होगा 3 होगा, रोटेशनल क्या होगा 6 होगा, और प्लस 2v कितना होगा निकाल लेना, 3n में से माइनस करके 2 आएगा, 7 आ जाएगा। करके देखो एक बार, शायद मेरे कहने से समझ में ना आए। तो जैसे जैसे बेसिकली आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, देखो ना सीवी की वैल्यू भी चेंज हो रही है, देख पा रहे हो? हाँ या ना? यस मैम। बस, बहुत बढ़िया। ओके, उसके बाद आता है आपका, एक बार मैं दोबारा से लिख देती हूँ, मेयर्स रिलेशन। अभी मेयर्स रिलेशन आपके स्कूल के एग्जाम में आता है, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन, जो भी मैं आपको कराऊंगी। बट अगर मैं बात करूं आपका नीट और जेई की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको सिर्फ रिलेशनशिप ध्यान रखना है। वो क्या होता है, सीपीएम माइनस सीवीएम इज इक्वल टू आर। अगर मैं 1 मोल के लिए बात करूं, अगर मैं n मोल के लिए बात करूं, तो यहाँ पे n आता, ध्यान रखना ये किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए। मैम यहाँ पे आर क्या है? आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है बच्चों, जो आपको पढ़ते थे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और नीट 2022 में यहीं से क्वेश्चन आया था, ये पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, जिसमें से एक ये थी। अगर आपको पता था तो आप लगा के आ जाते, मतलब जो बच्चे थे, नहीं तो गलत हो जाता। जबकि आपके स्कूल के एग्जाम में आता है कि इसको डिराइव कर दो, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। चलिए, तो बच्चे इससे, चलो पहले इसको डिराइव करते हैं। आर यू रेडी? करें, टाइम है अभी तो। यस मैम। चलो देखो, डेरिवेशन की जो शुरुआत होगी वो वहीं से होगी, अपने फर्स्ट लॉ से। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है मैम, हमें पता है, वी नो, 2 नंबर लेने के लिए काम हो रहा है ये आपके स्कूल में। वी नो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब हम क्या करते हैं, क्यू को साइड में ले लो, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। देखना एक बार, बोलो हाँ या ना। यस मैम। अब आपको मैंने सी क्या लिखवाया था बच्चे, याद करो, सी क्या दिखाया था, मोलर हीट कैपेसिटी क्या लिखवाई थी मैंने, मोलर हीट कैपेसिटी क्यू बाय एन डेल्टा टी लिखवाई थी। तो क्या ये मैं इसकी जगह वैल्यू पुट कर दूं, कितना हो जाएगा ये, सॉरी मैंने लिखवाई थी आपको मोलर हीट कैपेसिटी सी एम इज इक्वल टू क्यू बाय एन डेल्टा टी। तो मैं क्यू की जगह ये वैल्यू लिख दूं, देखना एक बार, क्यू सी एम कितना हो जाएगा, एन सी एम डेल्टा टी। देखना एक बार, देखो। यस मैम। ठीक है, डेल्टा यू मैंने ये वाला बताया था, एनसीवी डेल्टा टी, याद करो। और डब्ल्यू क्या है आपका, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। कंफर्म करो, क्या यही फॉर्मूलाज थे? यस मैम। कंफर्म करो, ठीक है, अच्छा जी, ओके। अब मैं बात करूंगी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, सी एम, इसको सीपी से मैं रिप्लेस कर दूं कांस्टेंट प्रेशर पे, बताइए। मोलर हीट कैपेसिटी को क्या मैं लिख सकती हूँ, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, अभी बता के आई हूँ बच्चों। यस मैम। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ एनसीपीएम डेल्टा टी, और यहाँ पे मैं सीवीएम लिख रही हूँ क्योंकि मैं मोलर उसकी बात कर रही हूँ ना, तो इसको मैं लिख देती हूँ एनसीवीएम डेल्टा टी। मैम यहाँ पे क्या करें, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी किसके बराबर आएगा, लिख दू, पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, तो एन आर डेल्टा टी। बोलो हाँ या ना, बोलो। ओके, यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, एन डेल्टा टी काट दो, दोनों तरफ कैंसिल कर दो, तो मेरे पास क्या आ गया फाइनल, वही जो हम चाहते थे मैम, सीपीएम इज इक्वल टू सीवीएम प्लस आर। अब इसको ऐसे बना दो, सीपीएम माइनस सीवीएम इज इक्वल टू आर, दिस इज योर मेयर्स रिलेशन। फिर से बताऊं? हाँ हाँ बोलो। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। ये नहीं किसी भी के लिए, लेकिन आइडियल गैस के लिए बच्चे, आइडियल गैस के लिए ये रिलेशन है सीपीएम माइनस सीवीएम आर। अब वो आपको प्रोसेस कोई भी दे दे। ओके मैम। समझ रहे हो मेरी बात?
ठीक है, ओके, ठीक है। CPM माइनस CVM इज इक्वल टू R। अगर मान लो n मोल ऑफ गैस के लिए हो तो आप n लगा देना, NR लगा देना। एक बार मैं फिर समझा देती हूँ मैंने किया क्या है। डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। Q को मैंने साइड में कर लिया, हमें Q की वैल्यू पता थी, डेल्टा U पता था, W पता था, कांस्टेंट प्रेशर पे मैंने इस तरह से इस इक्वेशन को लिख लिया, तो बस निकाल दिया CPM माइनस CVM इज इक्वल टू R। क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी। अभी यहाँ से आपको एक चीज पता चल गई होगी। एक तो आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ CPM माइनस CVM R, ध्यान रखना मोलर हीट कैपेसिटी है। एक आपको ध्यान रखना है CPM इज इक्वल टू CVM प्लस R। मान लो हो सकता है आपको पेपर में CPM निकालना हो तो आपको CV पता होना चाहिए। और मैम CV कैसे निकालेंगे, ये तो आपने बताया ही था। CV क्या है, F/2R। एक आता है गामा, गामा क्या होता है, CP/CV होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको CP की वैल्यू पता है, CV की वैल्यू पता है, गामा निकाल लेना, नहीं तो आप उससे निकाल लेना 2/F+1। समझ में आ गई? ये वाले फॉर्मूलाज आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। ओके मैम। ठीक है, वो आपको कुछ भी दे सकता है, कोई भी उसका प्रोसेस हो। जनरली आपको आइडियल गैस लिखा मिलेगा, और शायद हो सकता है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वो मेंशन भी ना करके दे, सिंपल लिख के दे फॉर एन आइडियल गैस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इतना इतना, आपको कुछ निकालने के लिए बोल देगा। ठीक है, तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों इतना? यस मैम। चलिए, ओके। अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चन कर लेते हैं, फायदे में रहेंगे, है ना? नहीं तो पता चले मैम पढ़ा के चली गई और क्वेश्चन तो हमसे हुआ ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन करो, मैं पानी पी लेती हूँ। क्वेश्चन करो ये वाला। ध्यान से पढ़ना, क्या दे रखा है ना, और क्या पूछ रखा है। 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस, देखो एक्सपेंडेड रिवर्सिबली एडियाबेटिक, किसकी बात हो रही है? रिवर्सिबल एडियाबेटिक। शाबाश। टू मेक, क्या हुआ है, टू मेक वॉल्यूम 8 टाइम्स फाइनल टेम्परेचर एंड वर्क डन निकालना है। पहले जो गिवन है वो लिख लो। वॉल्यूम जो हो चुका है जब एक्सपेंशन हुआ है आइडियाबेटिकली रिवर्सिबल, तो वॉल्यूम जो है वो 8 टाइम्स हो चुका है इनिशियल वाले के लिए। आपको गामा की वैल्यू, यानी कि आपको ये तो पता चल गया कि यहाँ पे फॉर्मूला आइडियाबेटिक रिवर्सिबल वाला लगने वाला है, हाँ या ना? लेकिन यहाँ पे किस किस की बात हो रही है, एक तो टेम्परेचर की बात हो रही है, एक वॉल्यूम की बात हो रही है। तो मैम आपने दो फॉर्मूले बताए थे, एक तो PV गामा कांस्टेंट, एक बताया था आपने टेंट वाली गैंग में एक कांस्टेंट, हाँ या ना? तो कौन से वाला यूज होगा, टेम्परेचर वॉल्यूम वाला। तो मैम कर लो, T1 V1 गामा -1, T2 V2 गामा -1। बोलो हाँ या ना? यस मैम। क्या सभी को क्लियर है बच्चों? यस मैम। यस मैम। अच्छा, वैसे तो बच्चे हैं ही नहीं आज। ठीक है, T1 क्या होगा, ये दे रखा 300 केल्विन बच्चों। V1 दिया हुआ है क्या? नहीं मैम, इसको ऐसे ही लिखो। T2 हमें निकालना है, V2 क्या है, 8 टाइम्स ऑफ V1 गामा -1। T2 को आप ऐसे ले लो, कैसे लोगे, 300 इंटू V1 डिवाइड में 8 V1 गामा -1। देखना एक बार ठीक किया है क्या, थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया मैंने, देखना एक बार। V1 से V1 कैंसिल, गामा की वैल्यू क्या थी, 1.33 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0.33, यस मैम। यानी कि 1/3 लिख दो 0.33 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 300 इंटू 1/8 का क्यूब रूट, और 1/8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 होता है। तो क्या आ जाएगा, T2 क्या आ जाएगा, 300/2 यानी कि 150 केल्विन। बोलो, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, खुद करो, खुद करो। क्लियर है? यस मैम, यही आ रहा। वर्क डन कैसे निकालोगे मैम, P2 V2 माइनस P1 V1 और गामा -1। आपने तो ये फॉर्मूला बताया था, यही तो बताया था मैंने एडियाबेटिक के लिए, रिवर्सिबल के लिए, याद करो। बट मैम यहाँ पे तो प्रेशर है ही नहीं, वॉल्यूम भी नहीं है, तो क्या करें हम?
यहाँ पे तो टेम्परेचर की बात हो रही है, तो क्या करें फिर, हम इसको थोड़ा चेंज कर लें। हमें पता है PVNRT होता है, तो क्या मैं इसको ऐसे रीअरेंज कर सकती हूँ बच्चों, देखना एक बार। W इज इक्वल टू NR T2 माइनस T1 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल है, R की वैल्यू क्या लेनी है आपको, कैलोरी में लेनी है, और कैलोरी में R की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। T2 आपको पता है ना, T2 कितना निकाल के आए, 150 केल्विन। T1 कितना है, 300 केल्विन। गामा पता है, निकाल दो। हालांकि आपका वर्क डन माइनस में आएगा, बट यहाँ पे आंसर सब में पॉजिटिव दे रखा है, यानी कि उन्होंने मोड लिया होगा, बेसिकली मैग्नीट्यूड जो है उसका मॉडुलस लिया होगा उसका, तभी पॉजिटिव में आ रहा है। क्या आप समझ पाए मैंने क्या किया? रिवाइज नहीं करके आओ, मतलब नहीं अच्छे से सुनी होगी आज की क्लास तो नहीं समझ में आओगा, अगर अच्छे से सुनी होगी तो पक्का आया होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है तुम्हारी मैम का। करो, आप जितना दिमाग लगा सकते हो ना लगा दो, जितने भी यहाँ पे बच्चे बैठे हो ना कर डालो। बच्चे कह रहे यूटी है क्लास में, क्लास नहीं ले पाऊंगी। बहुत बढ़िया भाई, यूटी के लिए तुम इतनी टेंशन नहीं लो। ये बहुत, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ कैसे होगा, और ध्यान रखना मोर देन वन करेक्ट आंसर है इसमें। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इसमें मैं नई नई चीजें बताऊंगी आप लोगों को। मैम आई थिंक फर्स्ट तो करेक्ट होगा क्योंकि आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल थोड़ा और समझाओगी योगेश्वरी मेरे को कि कैसे तुमने बोला? यानी कि T1 इधर देखो ना, T1 ये वाला जो ग्राफ है आइसोथर्मल वाला, यानी कि हर पॉइंट पे टेम्परेचर सेम होगा। याद करो बोयल्स लॉ से पढ़ते आ रहे हैं हम, यानी कि T1 और T2 तो भैया सेम ही होगा क्योंकि आइसोथर्मल है, जैसे योगेश्वरी ने बोला, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। उसके बाद और क्या पता चल रहा है, वो कह रहे हैं T3 ग्रेटर देन T1 होगा। T3 कौन से वाला टेम्परेचर है, मेरे को भी दिख नहीं रहा है थोड़ा सा, ये देखो एडियाबेटिक वाला है, कि पहले प्रेशर P1 T1 था और एडियाबेटिक जब एक्सपेंशन हुआ बेसिकली तो उसमें टेम्परेचर T3 हो गया। क्या T3 ग्रेटर देन T1 होगा? याद करो बच्चे, याद करो, एक्सपेंशन में क्या होता है, एक्सपेंशन में क्या होता था एडियाबेटिक के प्रोसेस में, डेल्टा U इज इक्वल टू W एडियाबेटिक आता था। यस मैम। यानी कि जो भी वर्क डन हो रहा है, जो भी एक्सपेंशन हो रहा है, वो किसके लॉस पे हो रहा है, इंटरनल एनर्जी, एनर्जी की खपत हो रही है, यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा है। और जब इंटरनल एनर्जी कम होती है तो टेम्परेचर भी क्या होता है, कम होता है। यानी कि T3 शुड बी लेस देन T1, हाँ या ना? याद करो मैंने बताया था, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, हीटिंग। अगर टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो टेम्परेचर भी कम, कूलिंग। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, गैस काम कर रही है, एनर्जी खत्म हो रही है, उसकी लॉस हो रही है, तो क्या होगा, टेम्परेचर भी कम होगा, सिस्टम क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो यानी कि ये वाला भी ये गलत है। क्लियर है सभी को? ठीक है, यस मैम। सी वाला बताओ, सी वाला ठीक है गलत है? W work done in case of isothermal is greater than work done in adiabatic process। मैम ये तो ठीक तो है, एडियाबेटिक का वर्क डन ये रहा और आइसोथर्मल का ये रहा, तो आइसोथर्मल का एरिया अंडर द कर्व ज्यादा है तो ज्यादा होगा, हाई है ना? यस मैम। चलो बहुत बढ़िया। डी वाला बोल रहा है, डी ऑप्शन बोल रहा है कि डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ एडियाबेटिक। ये सही है गलत है? सोच, आइसोथर्मल के केस में इंटरनल एनर्जी क्या होती है योगेश्वरी? आइसोथर्मल के केस में इंटरनल एनर्जी क्या होती है?
आयशा, इक्वल आ जाती है। आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डेल्टा यू भी तो 0 होगा, भूल गए? अरे हाँ आइसो, हाँ याद आया। और एडियाबेटिक में क्या हो रहा है? एडियाबेटिक में क्या हो रहा है? एक्सपेंशन में, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या हो रहा है बच्चों? एक्सपेंशन होने की वजह से क्या हो रहा है? डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी सिस्टम की कम हो रही है, ठीक है, यानी कि ये क्या होगी? नेगेटिव में होगी, तो 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस वाली क्वांटिटी। समझ आया? यस मैम, ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था। हाँ, ये मेरा बहुत पर्सनल फेवरेट है। यहाँ से आपको बहुत सारे कंसेप्ट पता चल गए। ये देखो, लेकिन जो ये आंसर की थी, हालांकि एडवांस का क्वेश्चन था, जो इसके आंसर की थी ना, उसमें ए और डी ऑप्शन करेक्ट बताया था एडवांस वालों ने। क्यों? ध्यान से सुनो, सी उन्होंने गलत बताया था। क्यों? अगर बच्चे वर्क डन, जनरली हम क्या लेते हैं? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी लेते हैं ना अपन, है ना? है ना? अगर रिवर्सिबल की बात करें तो हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो हम जनरली बोलते हैं, आपको यहाँ से दिख रहा है जितना मैंने आप लोगों को समझाया है कि केमिस्ट्री में वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी होते हैं, और एरिया अंडर द कर्व आपको क्या बताता है? वर्क डन बताता है। लेकिन मैं मान लो मोड ले लूं, मोड का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, यस है ना? तो उसमें क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, एडियाबेटिक वाला बड़ा हो जाएगा वर्क डन की वैल्यू, और आइसोथर्मल वाला छोटा। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? है ना? तो ये सोच के उसने क्या दिया, बताओ ना, पहले सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो? यस मैम। एरिया देखो, यहाँ से ध्यान से देखो, एरिया अंडर द कर्व तो भैया ठीक है, आइसोथर्मल का ज्यादा हमने लगा दिया सी, बट हमें पता है डब्ल्यू में हम केमिस्ट्री में माइनस आगे लगाते हैं, पी एक्सटर्नल डेल्टा भी। एरिया अंडर द कर्व हम ऐसे ही निकालते हैं ना बच्चों, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे अगर मान लो, अगर मैं मॉडुलस ले लूं, मॉडुलस का मतलब क्या है कि मैं पॉजिटिव क्वांटिटी कंसिडर करूं, तो मेरा डब्ल्यू आइसोथर्मल छोटा हो जाएगा ना वैल्यू, और एडियाबेटिक वाला बड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने ऑप्शन सी नहीं दिया। लेकिन फिर इस पे ना काफी सारी जो थी क्वेरीज रेज हुई, भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, हम तो पढ़ के ही आ रहे हैं कि एरिया अंडर द कर्व, तो आप ये गलत बोल ही नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया ऐसे केस में, या तो उनको प्रॉपर मेंशन करना चाहिए था कि मॉडुलस है, या तो उनको ऐसे मेंशन करना चाहिए था आइसोथर्मल एडियाबेटिक। तो भैया ये गलत होता अगर वो ऐसे मेंशन करता, बट उसने कहीं बताया नहीं कि मॉडुलस लेना है। तो इसने क्या किया था, फिर बाकी जब ये रेज हुआ था ये वाला प्रॉब्लम, तो उन्होंने क्या किया था, जिसने सी किया था उसको भी नंबर मिले थे, जिसने सी नहीं किया उसको भी नंबर मिले थे। समझ गए क्या बोल रही मैं? ठीक है, ओके। बाकी आई थिंक कल कर लेंगे हम। आप एक बार ट्राई करना, 3 क्वेश्चन दिए हैं अच्छे वाले, ये तो बहुत इजी हैं दोनों, इसमें थोड़ा सा आप लोगों का दिमाग लगेगा, ठीक है। इसको ना ध्यान से, जो बच्चे ये T1 वाला है ना, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। मैं अलग से बना देती हूँ। T2 ऐसा है और T1 ऐसा है, समझ रहे हो? ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। एक बार करके देखना ये क्वेश्चन होता है या नहीं, बाकी मैं कल कराऊंगी, ठीक है। और बच्चे ध्यान रखना, जो एडियाबेटिक का स्लोप होता है वो ज्यादा होता है, ऐसा खड़ा मैंने बताया ना, स्लोप ज्यादा होने का मतलब क्या? ऐसा खड़ा, है ना? जो जितना खड़ा होगा उसका स्लोप उतना ज्यादा होगा, याद करो। तो ध्यान रखना, जो एडियाबेटिक का कर्व होता है वो ज्यादा स्टीपर होता है। मैं कहीं लिख दूं क्या? कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं? यहाँ पे लिख देती हूँ। ये देखो, ये आपका आइसोथर्मल है, और ये आपका इस तरह से बनता है एडियाबेटिक। तो आप दिख रहा है, ये थोड़ा खड़ा है एडियाबेटिक वाला, और ये इस तरह से है आइसोथर्मल, ठीक है। तो ये वाला ज्यादा स्टीपर होता है, स्टीपर बोले तो ज्यादा स्लोप होती है इसकी, यस समझे? तो बस यही था। अरे बहुत इजी है थर्मोडायनेमिक्स, मैं खुद बता रही हूँ। अपन ने, आप लोगों की गुड न्यूज बोलूं, अपन ने आधी थर्मोडायनेमिक्स खत्म कर लिया आज, आधी खत्म होगी, आधी हो रह गई है बस। क्या मेरे को तो कहीं से मुश्किल ही नहीं लगी, बताओ? ना, अभी तक तो बहुत आसान लग रही है। अगर आप लोग करोगे अच्छे से तो बिल्कुल होगा, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना रखते हैं। आयशा, तुम्हारा वो क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी आप लीव कर सकते